ઉપસ્થિત આદરણીય ભાઈઓ બહેનો, તો વધારે औपचारिकता કર્યા सिवाय अच्छा हिंदी में सॉरी हम सीधा भूमिका बना के इसी में ताड़पत्र रिलेटेड जो भी अपनी गतिविधि चल रही है उसी को हम ले लेते हैं। आचार्य कुन जैन संस्कृति सेंटर कोन्नूर मालई में पिछले 3 साल से एक कार्य चालू हुआ है और उसकी सारी गतिविधि और सौजन्य कुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट विले पार्ला मुंबई के अंतर्गत सारा हो रहा है। सबसे पहले ये जो सेवा केंद्र का जो टाइटल है जिनवानी संवर्धन केंद्र बाय आचार्य कुन जैन संस्कृति सेंटर। आचार्य कुन जैन संस्कृति सेंटर पिछले 25 सालों से कोन्नूर में बहुत एस्टेब्लिश और प्रतिष्ठित संस्था है, इसीलिए उसका ऑर्गेनाइजर बाय आचार्य कुन जैन संस्कृति सेंटर को रख के हमने ये गतिविधि चालू की ताकि ये लोकल समाज में जो तमिलनाडु की समाज में वो उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे और स्वतंत्र उसमें वृद्धि होती रहे, वो मुख्य हेतु रहा। यहाँ पर कोई ताड़पत्र ग्रंथ जो यहाँ पर विराजमान है पीछे कपबोर्ड में आप देखेंगे वो 226 ताड़पत्र ग्रंथ है। काफी उसका सारा कार्य हो चुका है। ये ग्रंथ यहाँ के गांवों के घरों में और जिनालयों में से घूम के हमारे ट्रस्टियों ने और उन्होंने सबने बहुत परिश्रम करके वहां से एकत्रित करके लाए हैं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन सिर्फ वहां गांव में रहते हैं, यंगस्टर्स सब माइग्रेट हो गए हैं और उन श्रावकों की ऐसी स्थिति भी नहीं है कि इन ग्रंथों की सेवा कर सके, उनको संवर्धन संभाल सके। तो उनको रिक्वेस्ट करके, क्योंकि यहाँ एक ऐसी मेंटालिटी है कि वो ताड़पत्र ग्रंथ तो रखते हैं, हर घरों में रहता है, क्योंकि साउथ में ये परंपरा रही कि पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो आज से नहीं तभी से 2200 साल से, क्योंकि सारे आचार्य भगवान इसी तरफ दक्षिण भारत में विचरण हुआ और मोस्ट ऑफ यहीं पर ही ग्रंथों की रचना हुई। तो वो परंपरा वहां से चली आ रही है कि जैसे हम अपने घरों में वो विरासत देते हैं, सासू माँ वो आभूषण का डब्बा बहू को देते हैं, वो बोलती है कि मेरी सास ने मुझे दिया था, तू संभालना और आगे देना। इसी तरह से इन ग्रंथों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में रखा जाता था और वो जीर्ण शीर्ण होने से पहले वही श्रावक, कोई उसमें कोई धर्मात्मा, कोई श्रावक, कोई पीढ़ी उसको संवर्धन करके वापस उसकी आवृत्ति बना के और उसको अखंडित रूप से चल रहा था ये परंपरा। तो इन गांवों घरों में एक ऐसी मान्यता रहती है कि वो ग्रंथ तो रखते हैं लेकिन वो किसी को देते भी नहीं है और दिखाते भी नहीं है। वो उसमें कोई संकुचितता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बारी बारी हैंडल होने से इन ग्रंथों को डैमेज होने का चांस हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा उसको हैंडल नहीं करते हैं। जो एकदम स्वाध्याय प्रेमी कोई भी धार्मिक जीव है, श्रावक है, मुनिगण है, तो उनको वो स्वाध्याय करने के लिए देते हैं, उसकी प्रत बना के देते हैं। तो लेकिन वो परंपरा जब से गांव में से यंगस्टर्स निकल गए और तो उन घरों में गांव में जाके इन ग्रंथों को रिक्वेस्ट करके एकत्रित किया कि भी हम संभालेंगे, एज ए बैंक संभालेंगे। जब भी आपको घर में कोई प्रसंग है, आपको चाहिए तो आप उसको लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 226 ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। उसी तरह कर्नाटक से सबके परिचित रमेश जी भंडारी साहब के जो जिनालय हैं बेलेपेट में, वहां भी उन्होंने भी हर गांव से, कर्नाटक के गांव से इसी तरह 400 ग्रंथ एकत्रित किए और वो ग्रंथ भी 18-20 साल से उनके पास थे, वहां जिनालय में विराजमान थे। तो अभी 6 महीने पहले वो ग्रंथ भी यहाँ पर लाए गए और उसका भी सारा डिजिटलाइजेशन, उसका प्रिजर्वेशन, वो सारा करके वो सब भी कार्य गतिमान है। तो गोल यही रहा
कि जितने भी गांव में अभी जो भी अपने पास ये गांव में घरों में जो भी विराजमान है, ये जो मूल्यवान धरोहर, उसको क्षत होने से पहले हमें उसको प्रिजर्व करके, डिजिटलाइज करके उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में वो परंपरा देखने को भी मिले। नहीं तो कुछ सालों में ये भी क्षीण होकर निकल जाएंगे, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी उससे वंचित रह जाएगी कि जिनवाणी माता यहाँ हमारे तक कैसे आई। ये जो ग्रंथ रूप में हम जिसका स्वाध्याय करते हैं चौकी में लेके, वो जिनवाणी माता का मूल उद्भव स्थान यही ताड़पत्र ग्रंथ है। इसी का ही अनुवाद, प्रति अनुवाद, टीका और उसका आलेखन, वो काफी लंबा विषय है। हम उसको प्रयत्न करेंगे, उसको कैसे कैसे उसमें अपन ले सकते हैं। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के 682 साल तक तो एक परंपरा से, गुरु परंपरा से सारस्वताचार्य और श्रुतधराचार्यों के द्वारा गुरु परंपरा से जिनवाणी माता का चयन चला। उसके बाद में उसको ग्रंथित करने का विकल्प हुआ उन आचार्य भगवानों को, तो उन्होंने करुणा करके हमारे ऊपर बहुत करुणा करके उन्होंने ग्रंथन करना चालू किया। तो सबसे पहले आचार्य गुणधर स्वामी ने कसाई भावों की रचना की, और उसी तरह अपने सौभाग्य से गुजरात में अंकलेश्वर में आचार्य पुष्पन स्वामी, आचार्य भूसबली स्वामी ने सठखंडागम की रचना की। और उसी तरह यहाँ साउथ में आचार्य कुंकुम स्वामी, उनके शिष्य आचार्य उमा स्वामी भगवान, उनके प्रशिष्य आचार्य समदभद्री स्वामी। आप देखिए कितने दिग्गज आचार्य, हम नाम लेते ही हृदय में से गदगद हो जाते हैं हम कि कितना हमारा सौभाग्य है कि इन महान आचार्यों की परंपरा में हम अभी है। तो उन आचार्यों ने ताड़पत्र पे जो ग्रंथन करना चालू किया, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते 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 आचार्य कुजबा स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव और आचार्य जयसेन स्वामी, वो वहां तक, और लास्ट में परम सूत्र प्रभावक मंगल श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा स्थापित और पूज्य गुरुदेव श्री, इस तरह से पूरी एक बहुत मजबूत परंपरा जो अभी तक चली, तो वो चलाने का मुख्य श्रेय ये मीडिया, ये ताड़पत्र ग्रंथ रहा। कहीं विलुप्त हो गया तो हम समझिए वंचित हो गए। जैसे आचार्य कुंकुम स्वामी भगवान ने, यही पुण्य क्षेत्र है जहां पर हम उस पुण्य भूमि पे बैठे हैं कि जहां पर स्वयं आचार्य कुंकुम स्वामी, आचार्य उमा स्वामी भगवान यहाँ विचरण करते थे। तो वही उन्होंने जो ग्रंथन करके, ये जैसे आचार्य कुंकुम स्वामी ने पंच परमागम की रचना की, ऐसे 84 पहाड़ की रचना की, लेकिन अभी उपलब्ध तो हमारे पास महज 16-17 ही है, क्योंकि वहीं कहीं बीच में एक चैनल ब्रेक हो गई कि जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा नहीं हो पाई, तो वो हम उससे अभी वंचित है। इन ग्रंथों का लेखन जो होता है वो ऐसे हम जैसे नोट पे लिखते हैं उस तरह से नहीं होता है, वो कार्विंग, वो उसको खुतरा जाता है, कार्विंग करके उसको लिखा जाता है। आप सोचिए इतना परिश्रम का कार्य है, और वे आचार्य भगवान अपने पंच महाव्रत और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते करते तीन समय की सामायिक में रत रहने के बाद कुछ आहारचर्या को भी जाना है, अपने शरीर की क्रियाओं को भी करना है, और फिर उसमें से प्रमाद छोड़ के और जिनवाणी माता का ग्रंथन करना, मतलब कितना परिश्रम है, लगातार लगातार लगातार। यदि ये हम एकदम शांतता से सोचे तो तब हमें ये जो हम चौकी पे लेके जो जिनवाणी माता को बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब उसके बैकग्राउंड में कितना योगदान है वो तब हमें उसको रियलाइज होता है।
तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद फिर केवली श्रुत केवली भगवान उन्होंने 12-14 पूर्व, फिर परंपरा आचार्य जो विवाद हो चुकी, और इसी प्रकार श्रीमद परंपरा में पंडित बनारस दास जी, श्रीमद जी, गुरुदेव श्री वगैरह सारी जो विद्वत परंपरा, जो सुदृढ़ परंपरा, कि कहीं भी हमें ऐसा ना हो कि कहीं अवर्णवाद हुआ हो, कहीं बोलने में, लिखने में, टीका करने में आपको कहीं भी परस्पर विरोध नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें जिनवाणी माता के प्रति महिमा, केवली भगवान की वाणी के प्रति अत्यंत पूज्य भाव, और हमारी असमर्थता, हम असमर्थ है, हमें जो मिला है वही हमें आगे करना है, वैसे भावों को लेने के कारण हमें इस तरह से हम ये लेवल तक पहुंचे। सबसे पहले जो परंपरा से जो ज्ञान आता था वो आचार्य भगवान गुरु परंपरा से चलता था। उसके बाद में ताड़पत्र चालू हुए, फिर किसी धर्मात्मा को ये भी विषय चला कि ये ताड़पत्र इतने लंबा नहीं चलते हैं, तो उन्होंने शिलालेख लिख दिए, वही जिनवाणी को ये शिलाओं में अंकित कर दी। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ऐसा रहता है कि वहां से किसी को स्वाध्याय करना हो, किसी को जैन धर्म समझना हो, आगम समझना हो, तो उनको वहां जाना पड़ेगा, शिलाएं और पर्वत वहां नहीं जा सकते हैं। तो वापस ये परंपरा पैरेलल चलती ही रही। तो उसमें दो प्रकार की रही, जैसे प्राचीन काल से ताड़पत्र भी कई तरह के हैं। अब यहाँ दक्षिण में जो चल रहे हैं वो पाम ट्री के लीव्स है, और जो नॉर्थ हमारे यहाँ जो चलते हैं वो ताड़ झाड़ के पत्रे, वो थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ पत्रे ऐसे भी हैं जो ये वृक्षों की छाल है। वो यहाँ भी हमारे पास कुछ पीछे झाड़ है, उसमें इस तरह की छाल मिलती है, लेकिन वो ये इसका नेचुरल फॉर्म नहीं है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर बाद में ये फॉर्म में आता है ये। और फिर 400 सालों से जब पेपर आ गया तो हैंडमेड पेपर में वो हस्तप्रत भी लिखना चालू हो गया। तो हमारे पास जो कर्नाटका से जो ग्रंथ आए करीब 163 ग्रंथ, तो वो सारे हस्तप्रत भी है, जो हस्तलिखित पेपर पे, जो हैंडमेड पेपर में लिखे हुए हैं। उसके बाद में क्योंकि साइंस का ऐसा कहना है कि ये बहुत अच्छे से भी प्रिजर्व करके रखा जाए इन ग्रंथों को, तो 600-650 साल के तक ही वो रहते हैं। बाद में उसका जो नेचुरल मॉइस्चर उड़ जाता है तो वो ब्रिटल होके और चूर हो जाते हैं। तो अभी जैसे ये जो श्री पुराण जी है, श्री पुराण मतलब हमारे यहाँ महापुराण कहते हैं, इसमें 24 तीर्थंकर भगवान का जीवन चरित्र है, और ये करीब 450 साल प्राचीन है, 450 साल प्राचीन है। और ये प्रावृत त्रय है, प्रवचन सार जी, समयचार पंचाश्रिकाय जी और समयसार जी, ये करीब 250 साल प्राचीन है। तो ये जीर्ण होते कभी न कभी तो गलन होना ही है। तो फिर 2019 की शिविर में निमेश भाई जी, आनंद भाई, हितिन भाई वगैरह सब अपने ट्रस्टीगण यहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों इसको डिजिटलाइज न कर दें, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को सालों तक, और टेक्नोक्रेट्स तो ऐसा क्लेम करते हैं कि ये जो डिजिटलाइज करेंगे आप तो 1000 साल तक तो टिकेगा। ये कोई प्रूवन नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन है कि ये 400 साल टिक है अभी हमारे पास। वो हस्तप्रत प्रूवन है कि ये भी 300 साल से है हमारे पास। लेकिन हम उनके जो लेटेस्ट फॉर्मेट में और हाई रेजोल्यूशन में उसको डिजिटलाइज करके एज इट इज, आप यदि कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे तो इसका पूरा कलर और उसका जो राइटिंग मैटर है वो एज इट इज, और उसको 2000% 20 टाइम उसको एनलार्ज करने के बाद भी वो ब्रेक नहीं होता है। इस तरह से उसको हम डिजिटलाइज करते हैं। अभी जब उसको एंग्रोइंग किया जाता है तो वो कलर तो सेम रहता है, तो वो प्रोसेस अभी उसमें इंक फिल कैसे किया जाए। तो इंक फिल इज नथिंग बट
चारकोल पाउडर, एकदम फाइन मेस चारकोल पाउडर, कोयले का एकदम कपड़ छान चूर्ण अपन कहते हैं गुजराती में, एकदम फाइन, वो चारकोल पाउडर को अप्लाई करके और उसके ऊपर ऑयल लगा दिया जाता है, तो वो वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है और वो युगों तक, सालों तक, जब तक ताड़पत्र रहता है तब तक वो वहां पर स्थित रहता है और वही हम उसको पढ़ सकते हैं। एक हमें देखिए, मैं जो बताता हूं अभी उसको कोई अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि जिनवाणी माता कोई ये पुस्तक जिनवाणी नहीं है, ये पेपर या वो इंक भी जिनवाणी नहीं है, जो भाव भाषण है वो जिन वचन है, हमें उन पे श्रद्धा है, वो हमारे लिए पूज्य है। लेकिन ये जो ताड़पत्र पे जो जिनवाणी अंकित होती है, वो इसका द्रव्य भी परम पवित्र है, क्योंकि ये निर्दोष रूप से एकत्रित किए गए अहिंसक रूप से ये झाड़ के सूखे पत्ते हैं, उसपे आचार्य भगवानों ने और उसके बाद में व्रती श्रावकों ने, प्रतिमाधारी श्रावकों ने उस पे उसकी आवृत्ति बनाई है, टीका लिखी है, और जो लिखने का जो द्रव्य है वो भी वो नीडल से उसका स्पेशल टूल आता है और उससे वो उस पे अंकित किया जाता है, और ये कोयले का पाउडर और वनस्पतियों का तेल उस पे लगा के इसको एकदम, ये इसका द्रव्य भी पवित्र है। आप कंपेरिजन, जिनवाणी माता पूज्य है, वो जिनवाणी माता, लेकिन गाने तो उसी के गाए जाते हैं जिसकी शादी हो, तो वो उसको आप कंपेयर नहीं करना। हम एक खाली अभी ताड़पत्र का ही इंपॉर्टेंट बता के ये बता रहे हैं। जब गांवों से ताड़पत्र आते हैं तो पता नहीं, देखिए अभी इसमें भी कोई उपेक्षा भाव नहीं है, आप खाली मेरे बोलने को, शब्दों को नहीं पकड़ना, जो मैं बोलता हूं उसके भाव को लेना, कि हमें तो उन लोगों का उपकार है कि जिन्होंने अभी तक इनको हमारे तक यहाँ तक पहुंचा, लेकिन किसी वजह से वो ताड़पत्र कुछ उपेक्षित, अभी घर में वो जो सीने वृद्ध वयोवृद्ध जो भी थे वो भी नहीं रहे, और जिनवाणी माता विराजमान रही, जिनालयों में भी वैसे ही रही, बहुत सालों तक देखा नहीं गया, तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें वो दीमक वगैरह लग जाना और जंतु लग जाना और उसको खा जाना, इस तरह से देखिए ये स्थिति में भी ताड़पत्र हमारे पास आते हैं। तो ऐसे हमें अभी हमें रियलाइज हो रहा है कि कैसे आचार्य कुंकुम स्वामी, कि जिन्हें हमें पता है कि उनके 60 से ज्यादा रचनाएं तो विलुप्त हो चुकी है, आचार्य समर्पत्र स्वामी की गंधस्थली महाभाष्य विलुप्त हो चुकी है, खाली हम जानते हैं कि ये रचना बनी गई है लेकिन मिल नहीं रही है, तो ये देखो ये स्थिति भी हो जाती है। तो अभी ताड़पत्र लिखना तो बंद हो चुका है, पिछले 100 सालों से ताड़पत्र पे अंकन होना बंद हो चुका है, तो हमें इसको संभालने के लिए हम आगे क्या क्या करते हैं वो भी प्रोसेस लेंगे। तो इस तरह से सारे वो जिनवाणी जो है ना, पूरा दिमाग खा के उसका पूरा क्षत हो गया है। जो जिनवाणी गांवों से घरों से आती है तो वो लोग यहाँ पर लाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करके लेके आते हैं। और अभी एक मॉड्यूल हमने बनाया पूरा, मैं वो भी बात करूंगा कि एक मॉड्यूल हमने ऐसा सिस्टमेटिक मॉड्यूल बनाया है कि जिससे अभी यहाँ की लोकल समाज प्रभावित हुई है, और जो पहले ताड़पत्र देखने भी नहीं देते थे, स्पर्श करना तो दूर की बात है, तो अभी हमें देने के लिए तैयार हुए हैं कि भाई आप हमें सुरक्षा करो, हमें प्रिजर्व करके हमें वापस दो। और ये हमारा इतना, अभी हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना उनका विश्वास हमने जीत लिया है। घरों से गांवों से ताड़पत्र आने के बाद हमने एक उसका फ्लो चार्ट चला, एसओपी, ये सारा प्रोसेस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। वो भी मनगढ़ंत नहीं, काफी डिबेट हुई है,
काफी उसके लिए बहुत चर्चा विचारणा करके एक एसओपी बनाई है। From begin सातवां स्क्रीन होगा और पीछे फ्लो चार्ट पहले वाले जो भी लेटेस्ट सातवां आठवां स्क्रीन। हाँ सही, ये आपने नहीं अभी जो फ्लो चार्ट आपने लेटेस्ट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। हाँ ये ना, हाँ ये नए वाले में नहीं लगाया, नए वाले में पॉइंट कोई बात नहीं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने बनाया है कि वही प्रोसीजर कोई भी आदमी, आज मैं 3 साल से कर रहा हूं, लेकिन कोई भी लेमैन थोड़ा समझ के यदि वही प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो एंड रिजल्ट ये पा सकता है। इस तरह से पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे ताड़पत्र आते हैं तो पता नहीं है वो कितने साल पहले उसको प्रिजर्व किया है, उसको देखा गया है, उसमें जीव सुरक्षा की गई है, पता नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको जीव अवलोकन करते हैं, क्योंकि 15-20 साल तक यदि उसको हैंडल नहीं हुआ है तो उसमें वो जीव लग ही जाएंगे। तो सबसे पहले जीव अवलोकन और जीव परिमार्जन सबसे पहला कर्तव्य है। वो हरेक पत्र को जीव अवलोकन और जीव परिमार्जन के बाद उन पत्रों को एक पत्रों को देखते हैं, उस पे डस्ट वगैरह और जो फंगस लगी उसको निकाल के उसको सफाई करते हैं और उसके बाद में उसको स्कैनिंग किया जाता है। इन बिटवीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम करते हैं कि इतने 400, 300, 250 साल के प्राचीन ग्रंथों को कई बार हैंडल हुआ है और लिपि के जानने वाले बहुत नहीं है, तो और इसका कोई बाइंडिंग नहीं होता है, ये सारे पत्र फ्री होते हैं। तो क्या होता है कि जब बारी बारी उसको खोल के प्रिजर्व किया जाता है तो हर एक बार वो अस्त व्यस्त होने का चांस हो जाता है। और एक पत्र जैसे 200 पत्रों का ग्रंथ है तो एक पत्र 5 तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। जैसे वो लेफ्ट टू राइट एंड फ्लिप टू फ्लॉप और क्रम नीचे से 100वां नंबर ऊपर है, 85 नंबर नीचे है, 50 नंबर और कहीं है, 1 नंबर और नीचे है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये रहता है कि जीव परिमार्जन, जीव अवलोकन, जीव परिमार्जन और डस्ट वगैरह निकालने के बाद वो उसको क्रम से लगाना। अभी क्रम से लगाने के लिए दोनों साइड अंकित रहता है हर एक ताड़पत्र, तो उसका फ्रंट साइड कौन सा है और रियर साइड कौन सा है वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए 2 परंपरा चलती है। किसी किसी ग्रंथों में ए साइड में नंबर लिखा जाता है, फ्रंट साइड में। जैसे ग्रंथम लिपि जो तमिलनाडु में जो ग्रंथों का जो ताड़पत्र ग्रंथ मिलते हैं वो ग्रंथम लिपि कही जाती है, और कर्नाटक में जो लिपि चल रही है वो हड़े कन्नड़ा लिपि कहलाती है। हड़े कन्नड़ा लिपि 250 साल पहले चल रही थी, कि जो मॉडर्न कन्नड़ा भी 200-250 साल से चल रही है, वैसे यहाँ भी करीब 150-200 साल से मॉडर्न तमिल चल रही है। तो वो उससे पहले वाली लिपि हमारे पास ये सब उपलब्ध है। तो तमिल में वो परंपरा है कि फ्रंट साइड में उसका नंबरिंग होता है और कर्नाटका में बैक साइड में रहता है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, ये ताड़पत्र में जहाँ नंबर एक ही कॉर्नर में लिखा रहता है वहां से वो पत्र टूटा हुआ मिलता है और नंबर और पत्र टूटे हुए मिलते हैं। तो उस समय वो ताड़पत्रों पे जो श्लोक नंबर और वगैरह वगैरह जो उसका अनुसंधान लेके हम उसको क्रम से लगाते हैं।
सी आप एक सोचिए कि वो 415 का था, वो 357 सूत्र, वो 185 का था, वो 173 का था। आप प्लीज कनेक्ट रहना, मैं जिनवाणी माता के नाम नहीं लेता हूं, तो आपको सबको पता ही है। वो 503 का था, वो सारी एकदम अकबंद गुजराती में एक ऐसा शब्द है कि जैसा है वैसा, आपको समझने के लिए ये अकबंद तो सब समझ जाएंगे। और क्रमबद्ध वो नहीं लेना, क्रमबद्ध वो लेना अनुक्रम सहित, अनुक्रम में वो 415 का था। 1000 साल तक वो ग्रंथ एज इट इज आचार्य अमृतचंद्र देव स्वामी को मिला, वही और 300 साल के बाद आचार्य जयसेन स्वामी को मिला। तो वो आप सोचिए कितनी सुदृढ़ परंपरा होगी कि ना कोई प्रेस था, ना कोई कंप्यूटराइज था, ना कहीं कोई इस तरह की सिस्टम नहीं थी कि 15 दिन में 1000 ग्रंथ प्रकाशित हो जाए, वैसी कोई सिस्टम नहीं थी। और कहीं किसी गांव में कोई एक जिनालय में कोई एक प्रतिश्रावक बैठ के वो ग्रंथन कर रहे थे। अच्छा, इसकी विशेषता एक समझिए कि इसमें आप एक पत्र लिखिए, एक पत्र कोई विचक्षण बुद्धिशाली ज्ञानी पुरुष रहेंगे, जैसे श्रीमद जी, उन्होंने एक आत्मसिद्धि शास्त्र एक ही बैठक में 140 छंद 142 छंद लिख दिए, एक भी ओवर राइटिंग नहीं, एक भी घोड़घाड़ नहीं। उसी तरह इतनी एकाग्रता से इन ग्रंथों को लिखना पड़ता है और लिखा गया है, क्योंकि यदि उसमें एक मार्क, यदि एक लिटी भी अंदर एंकरिंग हो गई तो वो पत्र या तो फेल जाएगा या तो उसको तो रिवर्क कर नहीं सकते हैं। तो आपको मुझे बताते बहुत गर्व होता है कि 1,44,000 ग्रंथ इन पत्रों को हमने सुरक्षित किया है। 1,44,000 पत्रों को स्वयं मैंने हैंडल किया है मुश्किल से, और वो 2-3 बार किया है। वो जीवावलोकन, जीव परिमार्जन और सफाई और स्कैनिंग और प्रिजर्वेशन, 3-4 बार इन पत्रों को हैंडल हुआ है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से मार्क किया है कि मुश्किल से 2-4 पत्र ऐसे मिले कि जिसमें कोई मिस्टेक हुआ रहेगा। आप सोचिए कि कितनी एकाग्रता, और सबसे बड़ी बात तो जीव वचन का एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना, मिस नहीं होना उसका, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने का जो चांस रहता है, मतलब वो कितने पाप से डरने वाले वो श्रावकगण होंगे कि जिन्होंने हम जो जितना इजी ये जो स्वाध्याय में ग्रंथों को लेके हम जो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उसके आगे की परंपरा को सोचिए कि कितना योगदान रहा और अखंड योगदान रहा। ऐसा नहीं कि कुछ काल के लिए, वो 2200 साल से अभी तक। इवन इन ग्रंथों की एक विशेषता ये भी है, इन ग्रंथों की विशेषता ये भी है कि जब लिखने के बाद उसको पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है, और देने वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने के बाद ओके, अपन एसओपी चलाते हैं एक बात। हाँ जी, स्कैनिंग होने के बाद, अच्छा स्कैनिंग हम करते हैं एकदम हाई रेजोल्यूशन, वो बात हो चुकी है। उसके बाद में हम उसको प्रिजर्वेशन में लेते हैं। अब प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा कार्य, हम वो कार्य सुरक्षा कार्य कर रहे हैं कि उसमें सारे नेचुरल जो कुदरती अर्कों को नेचुरल एक्सट्रैक्ट हम अच्छी कंपनियों की प्रोडक्ट हम प्रोक्योर करते हैं। आप जैसे ही ग्रंथ के पास में आओगे ना, तो एक खुशबू, इसको होके 2 साल हो गया है, तो वो उसमें नीम सीड ऑयल, लॉन्ग क्लॉव ऑयल और ये अपना लेमन ग्रास ऑयल, और एक श्रवण बेलगोला वगैरह कर्नाटका में जो परंपरा से एक ऑयल जो एक वनस्पति का तेल है उसको उपयोग करते हैं, और एक कैस्टर ऑयल।
इन पांचों ऑयल का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन पॉट बना के और उसको हम हर एक पत्र को दोनों साइड अप्लाई करते हैं, तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट वो है कि सबसे पहले उसमें जो स्थिति में है वो स्थिति में 15-20 साल तक वो ग्रंथ वैसे ही रहेंगे। उसका नेचुरल मॉइस्चर भी अंदर इंटेक्ट रहेगा, क्योंकि वो कैस्टर ऑयल का एक प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल मॉइस्चर को अंदर ही रखता है। वो पूरा उड़ जाता है और उसको उड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो तब तक उसका जो कुदरती जो उसकी नरमाई से वो उसी में रहती है, तो पत्र मुड़ जाता है लेकिन ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरह से इतना प्रिजर्वेशन कार्य करने से इन ग्रंथों को 20 से 25 साल तक एक और लाइफ मिल जाती है, और फिर 20-25 साल के बाद कहीं ना कभी न कभी उसको प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो वो सारा फ्लो चार्ट हमारा उसी तरह बना है कि फिर उसके बाद में कैसे कब प्रोसेस करना, कैसे प्रोसेस करना। इन प्रिजर्वेशन होने के बाद वो ग्रंथों को एक नया वस्त्र, बंधन का वस्त्र लगा के उसको रखते हैं। अभी मीनवाइल उसके बाद में जो स्क्रीन पे जो हमने ऑलरेडी उसका स्कैनिंग करके जो कॉपी लिया है, तो उसके लिए उसके जो विद्वान हैं उनको यहाँ पर बुलाए जाते हैं। अच्छा, विद्वान की क्वालिटी आप सोचिए, पहले तो जैन धर्म के जानकार जो जैन टर्मिनोलॉजी को जानते हैं वैसे विद्वान बहुत कम हैं, आइदर इन दिस तमिलनाडु एरिया और कर्नाटका, क्योंकि वो भी हलिगुंडा लिपि है, ये भी ग्रंथम लिपि है। कोई भी मॉडर्न, अभी जो मॉडर्न तमिल जानने वाले इसको नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स है जो सिमिलर है, अदरवाइज बहुत डिफरेंट है। तो वो लोग, उन विद्वानों को हम बुलाते हैं। जैसे हमारे पंडित जम्बू कुमार जी शास्त्री चेन्नई, वो ग्रंथम लिपि जानते हैं, उन्होंने शास्त्री किया है, इसलिए आगम जानते हैं, जैन टर्मिनोलॉजी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, प्राकृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तमिल जानते हैं। तो वैसे विद्वान हमारे यहाँ 1 महीना आके, वो भी बहुत बिजी है, सीनियर सिटीजन है, बाजू में बैठ के 5-5 घंटा बैठते हैं महीने तक, और प्रत्येक ग्रंथों का परिचय लेते हैं। उसमें हमने एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नक्की किया है कि ग्रंथ का नाम, ग्रंथ किसने, मूल रचयिता आचार्य भगवान का नाम, किसने स्क्रिप्ट किया है, किसने लिखा है, कब लिखा गया, कहां लिखा गया, और उसकी भाषा क्या है, उसकी लिपि क्या है, उस पे पत्र नंबर कितने हैं, उसका पत्रों का साइज क्या है, वो सारी डिटेल हम वो उनके माध्यम से एकत्रित करते हैं, और उसका हम एक लेबल बनाते हैं। इस तरह से लेबल बना के प्रत्येक ग्रंथों के बंधन में उसको लगाया, उसको लेमिनेट करके, लेमिनेट किया तो कम से कम 100 साल तक उसको ना तो तेल लगेगा, ना तो वो जीर्ण होगा, ना वो वैसे ही रहेगा। तो एटलीस्ट 100 साल तक तो ये ग्रंथ का परिचय उपलब्ध रहेगा। तो ये हेतु से हम ये काम करते हैं। और पूरे जैसे हमारे पास जो उपलब्ध ग्रंथ है, तो उसका सारा डेटा कि कौन कौन से ग्रंथ है वो, हाँ, कौन कौन से ग्रंथ है पूरा आप बाद में देख सकते हैं, व्यक्तिगत पर्सनलाइज है, आप आके आप देखना कि इस तरह से सारे ग्रंथों का पूरा नाम और उसका पूरा जो है ना, कि भी साउथ में क्या नाम से ग्रंथ चलता है, और वही ग्रंथ हमारे उत्तर में हम किस नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर जो ग्रंथ चलते हैं, जैसे ये श्री पुराण है, तो श्री पुराण हमारे यहाँ कोई नहीं समझेगा, क्योंकि वो हम आदि पुराण और महापुराण जानते हैं, तो वो ही उसका ही मूल रूप है श्री पुराण। वैसे ही जीविका चिंतामणि जो जीवंतर कुमार चरित्र है, जैसे नाग कुमार चरित्र वो पांडव पुराण है। इस तरह से वो भी हमें उसका भी हमने एनालिसिस करके और उस तरह से पूरा लिस्टिंग किया। और जो ग्रंथों में रिमार्क हम लेते हैं कि ग्रंथ जब स्कैनिंग होता है तो उसमें विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु मेन हमारा ध्येय वो है कि उस
वर्ड टू वर्ड अनुवाद अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जो हमें ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं तो उसमें कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि अलभ्य है। बहुत उसकी भी हमारा रिसर्च चल रहा है कि अभी कौन से ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो वो भी एक हमारा एक चैलेंजिंग काम है। हम उसको भी अभी हाथ में लेंगे। पहले एक सुरक्षा कार्य का तो काम हो जाए, उसके बाद में हम उसको कौन सा प्रकाशित करना है, किसका अनुवाद लेना है, वो सारा कार्य काम चल रहा है। सुमित जी लोनावाला इस काम को हाँ वही कई जगह जगह पे, क्योंकि जैसे ही हमारा स्क्रीन पे जब उसका पूरा डेटा तैयार है तो वो डेटा हम विद इन मिनट्स दे सकते हैं वहां पर। जिस भी स्कॉलर को रिसर्च के लिए चाहिए तो हम उनको दे के हम ये अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी आप सोचेंगे कि ये क्रम वगैरह कैसे हुआ, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, मैं 2000 किलोमीटर दूर, मुझे भी ये लिपि पता नहीं कुछ। तो जैसे 1,44,000 पत्रों को जब हैंडल किया तो रिपीटेडली वो क्रम तो मेरे सामने आने लगे। तब पता चला कि कोई ग्रंथ क्रम में भी थे, सौभाग्य से क्रम में भी थे। तो वो नंबर पता चला कि 1 2 3 4 2 1 11 1 2 12 2 2 22, इस तरह से वो अवधारण करते करते वो क्रम तो पता चल गया। और फिर लिपि, तो लिपि सीखने के लिए उन विद्वानों की सहायता लेके मैंने भी काफी प्रयत्न किया, और वो दोनों लिपि, हली कन्नड़ा लिपि और तमिल लिपि, वो भी एक उनसे वर्णमाला ली। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत जीर्ण पुस्तिका है। ये आप उसकी स्थिति देख के समझेंगे कि कम से कम 150 से 200 साल प्राचीन पुस्तिका है। उसमें अल्फाबेट्स और बाराक्षरित लिखा हुआ है हले कन्नड़ा लिपि का। बहुत डेलिकेट एकदम। और उसी का अवलंबन लेके ये हले कन्नड़ा लिपि आत्मसात किया, और उसी से पंचास्तिकाय जी, समय सार जी, प्रवचन सार जी, द्रव्य संग्रह जी, उसका लिप्यांतर यहाँ ही किया है। और ग्रंथम लिपि में संपूर्ण समय सार, आत्मख्याति टीका सहित पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा ये ग्रंथम लिपि भी अनुवाद हुआ। उसका पीछे का प्रयोजन सिर्फ यही था कि कोई भी ग्रंथ आता है तो हम उसको पहले क्रम से लगाने का कार्य, और फिर जब स्क्रीन पे लेते हैं तो उसका जो चैप्टर है उसका एक बाइफरकेशन, उसका फोल्डर बना के अलग अलग फोल्डर दे के उसको कौन सा A B C, जैसे 6 अभी समय सार जी के 9 अधिकार है, तो वो हर एक का अभी एक ये अधिकार चालू हुआ तो फोल्डर है, पूर्वरंग फोल्डर है, कर्ता कर्म फोल्डर B C D, ऐसे वो पूरा 10 अधिकार का अलग अलग फोल्डर बना के उसको इस तरह से हम उसको डिजिटलाइज करते हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे ये ग्रंथ यदि हमारे सामने फिजिकल उपलब्ध है तो कोई भी उसके पत्रों को ऐसा रख के कोई भी समझ सकता है कि इसके बाद का कौन सा पत्र होगा। बट स्क्रीन पे वो पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन पे जब एक पत्र एनलार्ज हुआ है तो फिर उसको 25वां पत्र यदि क्रम में नहीं मिला, 25 के बाद 26वां पत्र और कहीं है, तो उसको वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो सही रूप में लगना चाहिए, क्रम में लगना चाहिए। ये हेतु से ये लिपि सीखना और क्रम सीखना अत्यंत आवश्यक प्रोसेस था। ये 1,44,000 पत्रों में बड़ी मुश्किल से प्रमाद से 1-2 पत्र उल्टे स्क्रीन हुए होंगे और वो भी मॉडिफाइड थे। अभी जब मेरा स्क्रीनिंग होता है तो यहाँ काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद में उसका 3 स्टेज चेकिंग होता है। उसके लिए अपने विद्वान पंडित संभव कुमार जी और अपने मैनेजर साहब राजू भाई अपने पूर्ण व्यस्तता के समय निकाल के बहुत दक्षता से हर एक पत्र को चेक करते हैं, और उसमें कोई करेक्शन मिला तो वो हमें उसकी नोट मुझे मिलती है, और वो बंधन में से वो पत्र को ग्रंथ के बंधन में से निकाल के
स्क्रीन पे वो पुराने जो डिफेक्टिव जो प्रॉब्लम वाले हैं उसको डिलीट करके उसी जगह पे वही फॉर्मेट में उसको अलाइन करके एक पूर्ण पैकेज कंप्लीट करते हैं कि वो ग्रंथ पूरे क्रम से, क्रम नंबर भी सही, उसका फाइल नंबर भी सही, उसके पीछे जो रिमार्क फाइल लगती है उसमें भी सारा डेटा होता है कि ये जो लेबल में होता है उससे अधिक डेटा उसके पीछे जो एक रिमार्क फाइल लगती है कि एक ग्रंथ में कितने पत्र मिसिंग है, कौन से नंबर से कौन से किसी वजह से देखिए कोई पत्र जीर्ण हो गया, टूट गया, कहीं ना कहीं तो हैंडलिंग में वो निकल गया होगा, फट गया होगा, तो वो वहां से निकाल दिया गया होगा। तो वो पत्रों को हम उसमें नोट में लिखते हैं कि एक सारा डेटा बनता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रंथ आ गया, आगे कौन देखने वाला है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एक श्रीकार या वो एक ओमकार किसी पत्र पे यदि लिखा हुआ है तो उसको क्रम में लगा के उसको उसी पैटर्न में उसको उस तरह से हम कंप्यूटर में रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले स्कॉलर किसी को भी कोई कंफ्यूजन न हो। इतना बड़ा कार्य ये सारा 3 साल के समय में पूरा हुआ है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ताड़पत्र में जो अंकन होता है, आप समझिए जैसे समयसार जी है हमारा चिर परिचित ग्रंथ, समयसार जी में प्रथम गाथा, छाया श्लोक, टीका, शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ और टीका का अनुवाद और फिर उसका हमारी भाषा में हिंदी या गुजराती हरिगीत में उसका छंद, इतना सारा वैविध्य एकदम क्रम से हमें एक ही पेज में, 2 पेज में क्रम से उपलब्ध रहता है। ताड़पत्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं बोलना, सबसे बड़ी विशेषता वो है कि उसमें कहीं कॉमा नहीं होता है, कहीं फुल स्टॉप नहीं होता है, कहीं टीका चालू होती है तो कोई पैराग्राफ नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। सबसे बड़ी सोच आरंभ त्यागी आचार्य भगवान जितना मिनिमम, जैसे आचार्य अमृतेंद्र स्वामी ने आत्मख्याति लिखा, एक 1.5 लाइन का एक शब्द है। आप संस्कृत टीका देखेंगे और एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस है, तो उसके पीछे कोई अपनी विद्वता को सिद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं था। वो उसके पीछे जोड़ाक्षर लगा के सबसे पहले समय बचाना, आरंभ बचाना और ये मटेरियल बचाना, क्योंकि अपरिग्रहवाद के द्योतक आचार्य भगवान वो ऐसे किसी भी पत्र को भी थोड़ा भी मिसयूज न हो, वो उनके सतत उनके ध्यान में रहता था और उसी की वजह से हमें एक इस तरह से मिला। लेकिन जो परंपरा से जो विद्वान हुए और उन्होंने उसकी टीका, प्रतिटीका और उसको बाइफरकेट किया चैप्टरों में, अधिकारों में, कि भी ये वैसे ही प्रिंट हो, तो जैसे मैं माइक निकालना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, आप देख एनलार्ज करो ना। जैसे ये हमारे पास ये जो प्राकृत विराजमान है उसमें समयसार जी है, प्रवचन सार जी है, पंचासी गाय जी है। हाँ, लाइट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये और आएगा लाइट बंद हो गया भैया, जरा मुझे ये शिफ्ट करो ना। बैटरी बंद हो गया। हेलो, अच्छा कॉर्डलेस दे दे। वो नहीं निकला है शायद। अच्छा, अब थोड़ा मूव करना।
हेलो, एक मिनट है, एक मिनट। ये थोड़ा इधर लेना, बस थोड़ा बैटरी डाउन। बोलो बोलो। हाँ वो वापस बंद हो गया, लूज हो बंद करना पड़ेगा बस। हो गया। थोड़ा भैया, थोड़ा लेना। हाँ, बस बस बस। जैसे ये समय सर जी का प्रथम पत्र है, समय सर जी इसलिए स्क्रीन पे लिया है क्योंकि हम अपन सब फैमिलियर है, हम परिचित है। तो ये प्रथम गाथा यहाँ से मंगलाचरण शुरू होता है। जैसे ये वंदितु सव सिद्धे, आप देखेंगे कहीं कहीं बीच में दो शब्दों के बीच में गैप नहीं है। कहीं गाथा चालू होने के पहले कोई ऐसा मार्किंग है कि ये गाथा स्टार्ट हुई है। तो वंदितु सर्व सिद्धे, जैसे ये धूव मचल मनोवदम गदिम पत्ते, इस तरह से अभी ये पत्र यहाँ खत्म हुआ। और लेना भी, ये बीच में एक ये जो होल रहता है वो उसको फाइल करने के लिए, तो होल के बाद का ये पूरा स्पेस छोड़ने के बाद वापस वो गाथा चालू, और ये वापस पत्र टूट गया बाय चांस, वो ठीक है। ये गाथा मेमो सुध केवली गणितम, ये यहाँ पर वो गाथा खत्म हुई। यहाँ पर प्रथम गाथा यहाँ पर खत्म हुई और तुरंत उसकी तमिल उसका जो है ना टीका यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए कोई अलग पैराग्राफ नहीं। आप देखिए कि कितना जब वो ग्रंथों का अनुवाद जब होता होगा, जब वो विद्वान उसको स्वाध्याय में लेते होंगे, उसकी टीका लिखते होंगे, वो स्वयं आचार्य भगवान हो या भी और भी कोई परंपरा के विद्वान हो, तो उन्होंने कितना उनके ज्ञानोपयोग कितना सूक्ष्म रहेगा कि ये गाथा यहाँ खत्म हुई और ये टीका चालू हुई, और इस तरह से करते करते हमारा कितना, एक तो सबसे बड़ी बात हमें इससे क्या समझना है कि हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है कि आज हमें जो ग्रंथ चाहिए वो ग्रंथ पूरा स्क्रीन में, इवन अक्षर सर, जैसे गुरुदेव श्री के प्रवचन अक्षर सर, उसके नीचे अंडरलाइन भी मिलता है। खाली सिर्फ हमें ऐसा करके बैठना है, उपयोग लगा के सिर्फ इतना करना है, उससे आगे हमें और कुछ नहीं करना है, उपयोग स्थिर करके बस ऐसे बैठना है। तो आप सोचिए कि वहाँ फिजिकल भी इन्वॉल्वमेंट रहता था, उपयोग तो ज्ञानोपयोग सतत लगाना था, उसमें टीका करना था, उसका अनुवाद करना था, तब जाके इस फॉर्म में हमें जिनवाणी माता इस फॉर्म में हमें मिलते हैं। मतलब हम अभी कितने सौभाग्यशाली है कि जो अभी हमें उनका रिटर्न हम ले रहे हैं, जो परिश्रम वो पूर्व विद्वानों ने जो किया वो उसका एकदम इजी हमें अभी उसका रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से ये समय सर जी ये प्रावृत्त है। प्रावृत्त मतलब पता ही है आप सबको कि तीर्थंकर, ये सिर्फ जैन टर्मिनोलॉजी है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी आचार्य द्वारा जो ग्रंथित होती है उसको प्रावृत्त कहते हैं। तो वो इसमें तीन प्रावृत्त उपलब्ध है। वैसे अच्छा, टोटल 650 ग्रंथों के 1,44,000 पेजों का हमने पूरा डिजिटलाइजेशन कंप्लीट कर दिया, और उसमें से सिर्फ 2 ग्रंथ आप देखिए मूल्य कितना मूल्यवान है और दुर्लभ है। समय सारी प्रवचन सारी 600 ग्रंथों में सिर्फ 2 ग्रंथ मिले 650 ग्रंथों में। तो आप फिजिकल भी सोचिए कि हम जो जिसका सतत श्रवण और अनुभव और उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो ग्रंथराज
भी कितने दुर्लभ है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, वो उसी का ही भैया है। ये सारी गतिविधि हमारे कुनकुन कान पारमार्थिक ट्रस्ट, विले पार्ला मुंबई, आदरणीय अनंत मामा, सेठ परिवार, हितेन भाई, निमेश भाई, शाह परिवार, उनके सारे सतत मार्गदर्शन में आदरणीय अनंत मामा इतनी अस्वस्थता, इतनी वयोवृद्ध, लेकिन लगातार कांटेक्ट में और फॉलोअप में कि अभी क्या प्रोसेस है, अभी आगे कौन से गांव का लेना है, इस उनका इन्वॉल्वमेंट देखना है कि किसी भी मोड़ पे जहां भी हमें ऐसा लगता है कि अब इसको आगे हम क्या करेंगे, तो उनके पास वो मार्गदर्शन उनके पास रेडी रहता है। तो वो उनका भी सतत इन्वॉल्वमेंट, वो भी बहुत प्रशंसनीय वो है। और आचार्य कुनकुन जैन संस्कृत सेंटर कोन्नूर, तो वही सेम ट्रस्ट श्री निमेश भाई जी, कहीं भी किसी भी मतलब आज मेरे पास कोई हार्ड डिस्क प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी, जब उसको जो फेस किया जाता है तो एकदम इमीडिएट सब चीजों को सॉल्व होने के लिए कोई समय नहीं लगता है, और हर चीज को एकदम तत्परता से उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है कि उसको तुरंत आप आगे बढ़ो, करते रहो। एक जबरदस्त टीम वर्क है, कोई किसी एक, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो कुछ नहीं, वो पर्दे के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे राजीव भाई अपने, वो लगातार हर चीज में इन्वॉल्वमेंट, हर वो दक्षता से चेक करना, और इतने पत्रों को हर बार इतना काम करते हुए साथ में उसको भी आगे बढ़ाना। और भव्य भाई वहां सारी गतिविधि को पूरा अवलोकन करते हैं, और कुछ भी टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए तो वो उपलब्ध रहते हैं। और अपने शास्त्री संभव जी, वो भी लगातार फाइलों को चेक करना, हर एक पत्रों को चेक करना, उसका फाइल रीरैम करना आदि कार्यों में लगातार दिन में 4-4, 5-5 घंटे तक अपनी ये सारी व्यस्तता को होने के बाद, वो करने के बाद इस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं। इन विद्वानों का भी बड़ा सहयोग रहा हमारे लिए, बहुत उपकार रहा, क्योंकि यदि उनकी उपलब्धता नहीं होती थी तो हम किस प्रकार इन ग्रंथों का परिचय पाना। हम वैसा ही काम करते थे कि जो और लोग करते आए हैं, लेकिन हमें एक यूनिक काम करना है। हमने एक जो फ्लो चार्ट बनाया है उसको फॉलो करते करते हमें वो वैसा कार्य करना है कि आने वाले समय में युगों तक वो ग्रंथ वैसा ही मिले। तो उसके लिए इन विद्वानों ने बहुत प्रयत्न किया है, उनका बहुत योगदान बहुत प्रशंसनीय है। और ये सारे सीनियर सिटीजन है, ऐसे नहीं कि यंगस्टर 6 घंटा बैठे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने ऐसी अवस्था में भी, ये जम्मू कुमार जी शास्त्री, डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन, वो हरे कन्नड़ा लिपि के वो विद्वान है, मैसूर यूनिवर्सिटी के जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, अभी है, और उन्होंने मूलाचार्य में पीएचडी किया है। आप देखिए किस लेवल के विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वानों का हम उनको बुला के हम एकदम ऑथेंटिक, एकदम प्रमाणित रूप से इन ग्रंथों का हम पूरा विवेचन लेते हैं, परिचय लेते हैं, विषय वस्तु समझते हैं, तब जाके हम उसको, और उन्हीं के शिष्य, मैंने भी 2 लिपि सीखी है, वो अभी मेरा उसका और आगे कार्य चल रहा है। अभी इतना बड़ा कार्य करने से पहले हमने बहुत जगह से प्रेरणा ली। जैसे आप जानते होंगे अहमदाबाद में कोबा एक गांव का नाम है, वहां पर महावीर आराधना केंद्र है, श्वेतांबर संस्था है। वहां पर एक ज्ञान मंदिर करके एक पूरी संस्था है जो प्राचीन ग्रंथों और
पांडुलिपि, हस्तप्रत, ताड़पत्र वगैरह का सुरक्षा संवर्धन कार्य कर रहा है। वो इतना बड़ी संस्था है कि करीब 50 व्यक्ति वहां काम करते हैं, एम्प्लॉय है, और वहां पर 3 लाख हस्तप्रत है, करीब 4,500 ताड़पत्र ग्रंथ है। तो वैसी एक अनुभवी संस्था से हमने वहां 8 दिन 6-8 दिन रुक के हमने पूरा प्रोसेस समझा कि हम कैसे उसको करें, तो हमें एकदम सक्सेस मिले, क्योंकि हमारा अपना तो इन्वॉल्वमेंट था, पर एडिशनल इन संस्थाओं का ये तीर्थ इंपोर्टेक अहमदाबाद की जो भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करके उपलब्ध कराते थे। और हमारे ट्रस्टीगण तो ऑफकोर्स यही जो आचार्य कुनकुन जैन संस्कृति सेंटर और श्री कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, और ये हितेन भाई बी सेठ वो अहमदाबाद में ये जो तीर्थ इंफोटेक जो है उसके ऑनर है, और उनका भी बहुत सहयोग रहा कि कोई भी टेक्निकल रिलेटेड जो भी चीज है। इस तरह से ये अपने राजीव भाई दोषी और ये शैलेश भाई ऑफिस में जो वहां पर अपने ट्रस्ट की ऑफिस में, और ये प्रकाश भाई और मितेश भाई और ये सतीश कुमार जी वो मूड़बद्री से विद्वान वो श्रावक आए थे जो मुझे सेवा में उन्होंने काफी सहयोग किया। और ये शांति कुमार जी, ब्रह्मचारी शांति कुमार जी अपने विशाखाचर्य तपोनिलय में है, तो उनसे भी काफी परामर्श करके हमें उनका भी काफी, क्योंकि वो तमिल है और स्वयं निवृत्त है और अच्छे विद्वान भी है आगम के, तो उनका भी हमें काफी सहयोग मिला। इस तरह से ये सारी गतिविधि को एकत्रित करके और इतना बड़ा काम, खाली कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट ऐसा नहीं है कोई एक ही क्षेत्र में कि मंदिर बनाना कि भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट काम गुरुदेव श्री के प्रवचनों को अक्षरशः करना और उसको जन जन तक कैसे पहुंचे और युगों सालों तक आगे बढ़ता रहे ये परंपरा, वो कार्य तो किया ही है। उसके उपरांत इन प्राचीन धरोहर को कितने समय तक हम उसको संभाल के रखे, और उसके लिए बहुत बड़ा काम और ये शुरू हुआ है, तो वो भी बहुत प्रशंसा के पात्र है। तो जय जिनेन्द्र। स्क्रीन पे कोई स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट रेस्ट ले तो नहीं एक मिनट ऑन करो वो बीजू वीडियो ले ली। ओके તમે કહેજો ये रखो। हाँ हाँ सवाल हाँ अभी 2 मिनट जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जैसे त्रिलोय प्रणति हमारे पास है, त्रिलोय प्रणति में जो फिगर्स, जैसे 3 लोक की रचना की फिगर्स जो हमें बहुत इजी जगह पे हम उसको यूज करते हैं, छाप देते हैं, लेकिन वो जम्बूद्वीप की रचना, वो 3 लोक की जो रचना और उसका सारा प्रमाण सर एकदम प्रोपोर्शनेट पूरा ड्राइंग वो इन ताड़पत्रों पे उपलब्ध है। आप देखिए कितना सूक्ष्म कार्य उन विद्वानों ने, उन आचार्यों ने दिया है। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे सरवार सिद्धि जी का मैंने स्वाध्याय यहीं पर बैठ के 4 महीना यहीं पर बैठ के महाविष्णु की जिनालय ऊपर, वहीं सरवार सिद्धि सिर्फ दिन में 5-5 घंटा बैठ के वो किया, तो उसका तीसरा और चौथा अधिकार में मैंने एक नोट लिया कि उसमें 3 लोक का वर्णन पूरा उसमें दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। तो उसको वो पढ़ के मैं ड्रॉ करते रहा, तो अंत में जो उसकी जो फिगर मिली वो अभी जो हमारे प्रचलन में हमारे अभी के जो मॉडर्न जो जिनवाणी में होती है वैसी ही मिली। तो उसमें मेरा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो शब्दों में जो वर्णन किया है वो कितना सूक्ष्म और कितना एकदम परफेक्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति उसको ध्यान से यदि उसको फॉलो करे तो वो एंड रिजल्ट वो मिलेगा जो हमें अभी और हमारे चार्ट वगैरह में जो जम्बूद्वीप वगैरह का और जो भी वर्णन मिलता है वैसा है। अभी अष्टमंगल, हाँ ये अष्टमंगल द्रव्य है। अष्टमंगल
जो भगवान के अपने उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि ये सारी परंपरा आई कहां से? यही ताड़पत्रों से आई। यही ताड़पत्रों में और भी बहुत चीज इन्वॉल्व है, जैसे हमने उसकी विषय वस्तु में, हाँ इसको ही पूरा देख लेते हैं भैया, वो आगे वाला कीजिए, वो मांडना जी। हाँ ये देखिए, ये 3 पत्रों का संयोजन, 3 ये पत्र नंबर 1, 2 एंड 3, 3 पत्रों को एकत्रित करने के बाद हमें ये पूरा ये स्थित चक्र मंडल का मानना है कि जो हमें वो मिलता है कि जिससे हम अभी जो हमें विधान कर रहे हैं, तो वो इसी का सौजन्य है। इसी की वजह से हमें वो आज हम वो उसको कर पाते हैं। और नेक्स्ट मतलब खाली विद्वानों ने, ये देखिए मानस्तंभ, अभी आप ये समझिए, ये वर्टिकल वर्टिकल पूरा प्रोपोर्शनेट, मतलब मानस्तंभ का ये ड्राइंग बना है। देखिए कोई ऐसे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई उपलब्ध नहीं थे, और पूरा एकदम एज इट इज कि उसका वो वेदी ऊपर का भाग कैसा होना, उसका स्तंभ कितना होना, और उसके सारे मेजरमेंट्स कंप्लीट, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप पूरा कलश तक वो किस तरह से बनना चाहिए, और तो उसका भी सारा ड्राइंग के साथ, कि भी ऐसे वर्णन तो लिख दिया, तो ये भी सारी जो मटेरियल है वो ताड़पत्रों में उपलब्ध है। जैसे देखिए इसको ये ऊपर का जो वेदी का जो भाग है उसको एनलार्ज करके एक अलग तरह से बताया गया है कि वो कैसे, उसका फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, उसका टॉप व्यू कैसे दिखेगा, उसका साइड व्यू कैसे दिखेगा, वो सारा चीज चित्रित करके, ये कोई ऐसे पेन से लिखा नहीं है, ये सारा एंग्रोइंग हुआ है, पूरा उसको डीपली एंग्रोइंग करके इस तरह से उसको ये रिजल्ट लाया गया है। इसी तरह बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे, मतलब वो जितने भी अभी प्रचलन में सारे, जैसे हम ताम्रपत्र पे यंत्र है, तो वो सारे यंत्र जी भी इसी ताड़पत्र पे अंकित है, और उसकी प्रतिकृति करके हम अभी उसको पूजन वगैरह में यूज कर रहे हैं। बस ये 4 ही है। इस तरह से ये हमारे ये ताड़पत्रों का अंतिम रूप है कि उसको हर एक नए वस्त्रों में बंधन करके, लेबल लगा के, उसको प्रिजर्व करके हम इस तरह से सुरक्षित करते हैं। आने वाले 20-25 सालों तक तो उसको न तो जीव लगेंगे, न तो उसमें वो चूर्ण हो जाएगा, और फिर आगे कोई ना कोई, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जीन शासन 18,500 साल तक तो चलना है। हम वो शासन की सेवा करें या न करें, हमें उसकी सेवा करना हमारा सौभाग्य समझ के करना है। हम नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, तो फिर उससे अच्छा है हम क्यों ना करें। तो वही उद्देश्य से ये सारी कार्यकला चल रही है हमारी, और ये बहुत ही जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इजी अवेलेबल। अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैंने, देखो बात जब भी समय हो, भाई जी अभी पूर्ण करिए। एक ऐसा करते हैं कि बाद में व्यक्तिगत हम यहाँ मिलेंगे, जैसे भी मैं खड़ा हूँ, आपको जितना अनुकूल हो वहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ पर अपन समापन करते हैं। और जिसको भी कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बात करना हो, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बोलो द्वादशांग मयि जिनवाणी